नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर देखेंगे हम लोग वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 71 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लेटेस्ट 7th एडिशन की एम लक्ष्मीकांत सर की, उसको हम लोग डिटेल में कवर कर रहे हैं। 1 to 70 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं और अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 71, जिसका टाइटल है डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। होता क्या है ये, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, तो एक बॉडी, एक स्टेचूटरीज बॉडी है जो पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट ला करके, लॉ पास करके बनाई गई थी। ये करती क्या है, ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई पूरी कंट्री के अंदर हमको पता है कि इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, जहाँ पे हम लोग यानी पीपल ऑफ दिस कंट्री, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए पूरे देश को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उस हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हमारे यहाँ पे दो लेवल पे देखने को मिलती है। एक तो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, ठीक है, और स्टेट लेवल पे हमको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलती है। तो पूरे देश को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये किस बेसिस पे पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिवीजन होता है, तो ये होता है पॉपुलेशन के बेस पे। भाई एरिया वाइज पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है, यानी कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेट से 10 लाख की पॉपुलेशन है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेट से 2 लाख की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगा। प्रपोर्शन लेना होगा हमको, इक्वल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती होनी चाहिए वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी हम क्या करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से लेट से 6 लाख जो लोग हैं उनको लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी ए बना देंगे, और यहाँ से 4 लाख इनके पास चले गए और 2 लाख ही, यानी कि 6 लाख ही है, तो 6 लाख को लेकर के ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बी हो जाएगी। तो भाई पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होती है, डिस्ट्रिक्ट या उसकी बाउंड्री के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड होती है, याद रखना। और ये दो लेवल पे होती है, एक लोकसभा यानी कि सेंट्रल लेवल पे, और एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली लेवल पे होती है। तो हम बोल सकते हैं भाई डीलिमिटेशन कमीशन ये एक प्रोसेस है टू रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द लोकसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द पॉपुलेशन। भाई टाइम टू टाइम हमको देखने को मिलता है, हर 10 साल के अंदर सेंसस कंडक्ट कराई जाती है, तो उस समय क्या होता है, पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, घट सकती है, तो बढ़ घट कितनी हुई है तो उसके हिसाब से ही रिप्रेजेंटेशन होंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाएगी। तो इसीलिए आप देखेंगे हमेशा जो सबसे पहले कंडक्ट की जाती है सेंसस, यानी कि जनगणना, जो एवरी 10 ईयर्स में देखने को मिलती है हमको। सेंसस का डेटा आ जाने के बाद गवर्नमेंट जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करती है, जो उस डेटा के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूरे देश को अलग अलग लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये मेन वर्क देखने को मिलता है हमको डीलिमिटेशन कमीशन का, जिसको हम लोग बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि भाई राशनल बिहाइंड क्या था डीलिमिटेशन कमीशन का, लॉजिक क्या था और कितने सेटअप किए गए अभी तक। तो देखिए, अगर हम बात करें पीरियोडिकली तो जनरली अगर हम देखें कि भाई डीलिमिटेशन क्यों होता है, तो मेन चीज़ आपको बता दी मैंने कि भाई बाउंड्री डिसाइड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करने के लिए जनरली सेंसस के बाद क्या होता है, ये डीलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लाइज किए जाते हैं। अभी तक टोटल 4 नंबर ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लाइज किए जा चुके हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है। देखिए, पीरियोडिकली हमको पता है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होंगे तो लोग अलग अलग एरिया से, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर, वहाँ से लोग इलेक्ट होके आएंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करना डीलिमिटेशन का काम है, ताकि फ्री एंड फेयर क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सकें, जो कि एक हॉलमार्क देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसे कि हमको देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, चेंज भी होती है। डीलिमिटेशन कमीशन को एस्टेब्लाइज करना एक लीगल प्रोविज़न देखने को मिलता है। पार्लियामेंट ने एक ला के लीगली क्या होता है, इस कमीशन को मैंडेट दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किया जा सकें, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिवीज़न करना है, ठीक है। कुछ ऐसे सेंसिटिविटी हमको देखने को मिलती है कि भाई इनकी अप्रोच के अंदर बहुत सी सेंसिटिविटी एंड कॉम्प्लेक्स मैनर में होती है, क्योंकि पूरे देश के अंदर प्रॉपर पॉपुलेशन वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिवीज़न करना होता है। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल टास्क देखने को मिलता है। इसीलिए क्या करना होता है, इसको बहुत ही हम बोल सकते हैं प्रिसाइजली डिसाइड किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल जो देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन एंड 1 वोट, उसको भी इंश्योर करना ये डीलिमिटेशन का ही काम है। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिटली नहीं। एक्सप्लिसिटली तो हमें पता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, बट इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करके देगा, तभी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर पाएगा,
वन मैन वन वोट के बेस पे काम कर पाएगा। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी होती है। यही मेन रोल देखने को मिलता है, राशनल देखने को मिलता है बिटवीन और बिहाइंड द डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, कितने डीलिमिटेशन कमीशन आज तक एस्टेब्लाइज किए जा चुके हैं? तो टोटल मिला के अगर हम बात करें, हमने पहले ही बात करी, डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? एक स्टेचुटरी बॉडी देखने को मिलती है। पार्लियामेंट ने एक्ट लाके इसको बनाया था जो डिमार्केट करती है द बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि असेंबली और पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी को डिमार्क करते हैं। एक पावरफुल बॉडीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, और इसने याद रखना, डीलिमिटेशन कमीशन ने जो भी ऑर्डर दी, रिकमेंडेशन दी, उसको हम लोग कोई भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। तो जुडिशियल रिव्यू इसका पॉसिबल नहीं है। तो इनके अंदर, इनके द्वारा जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं ना, उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। कोर्ट के अंदर इनके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये भी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अभी तक टोटल मिला के 4 बार ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो एस्टेब्लाइज किए जा चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन हमको 1952 के अंदर देखने को मिला था, और इस एक्ट का नाम था द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952। उसके बाद सेकंड डीलिमिटेशन कमीशन हमको 1963 के अंदर देखने को मिला, जिसका नाम था द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1962। थर्ड 73 के अंदर देखने को मिला अंडर द नेम ऑफ द डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 1972। और लास्ट जो हमको देखने को मिला डीलिमिटेशन कमीशन, वो 2002 के अंदर देखने को मिला, जिसका नाम था द डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। तो एज ऑफ नाउ टोटल 4 जो हैं ये डीलिमिटेशन एस्टेब्लाइज किए जा चुके हैं, जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। 2 इयर्स पहले जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें डायरेक्ट पूछे के लिया गया था भाई कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लाइज किया जा चुका है। तो एज ऑफ नाउ 4 टाइम्स इन 1952, 63, 73 एंड लेटेस्ट 2002। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन किया गया है, कौन से ऐसे आर्टिकल्स है जो डायरेक्टली और इम्प्लिसिटली, इनडायरेक्टली हमको डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करते। तो आर्टिकल 81, 82, देन 170, 330 एंड 332 ये बात करते हैं किससे? डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से, कि भाई पार्लियामेंट है और असेंबली है, उनकी बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करने का काम क्या होगा? इस डीलिमिटेशन कमीशन का होगा, इन आर्टिकल्स के थ्रू। इसके बाद लेटर ऑन हमें देखने को मिलता है कि भाई 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2001 के अंदर, जिसके अंदर ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा एक और अमेंडमेंट हमको कुछ सालों बाद देखने को मिला, जिसको 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है 2003 के अंदर। इन सभी के अंदर क्या किए गए? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। ये चेंजेस क्या थे? देखिए, सबसे पहले जो हमारा था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके थ्रू क्या किया गया कि भाई जितनी भी एग्जिस्टिंग सीट हैं, लोकसभा की हो, ठीक है, या फिर स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, ये सारी एग्जिस्टिंग सीट है वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है? 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है। और जब तक 2026 के अंदर नया सेंसस का डेटा नहीं आ जाता, तब तक ये 1971 की जो सेंसस है उसके डेटा के अकॉर्डिंग ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो हैं, इनकी सीटें क्या हो जाएगी? फ्रीज़ कर दी जाएगी। ये चीज़ें हमको देखने को मिली 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इसके अलावा हमको ये भी देखने को मिला कि भाई टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट हैं असेंबली लेवल पे, वो भी 1971 के अकॉर्डिंग ही फिक्स कर दी गई है। और 2026 का जो नई सेंसस का डेटा आएगा, तब वो असेंबली की सीटें भी क्या होगी? अकॉर्डिंगली चेंज होगी। पर अभी तक कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमने देखा था 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2003 के अंदर, उसमें क्या बोला गया कि भाई जो रिजर्वेशन है किसके लिए? एससीज़ एंड एसटीज़ के लिए जो रिजर्वेशन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर, वो क्या किया जाएगा? रीवर्क किया जाएगा आउट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। देखिए, ओवरऑल सीट तो 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग रहने वाली है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट सिर्फ एससी एसटीज़ के लिए जो रिजर्वेशन ऑफ सीट हैं वो क्या किया जाएगा? 2001 सेंसस का डेटा लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये भी इनको एससी एसटी कम्युनिटी का इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज लोकसभा। तो ये याद रखना है, एससी एसटी के लिए 2001 का डेटा। बाकी ओवरऑल सीट की बात करें वो चेंज नहीं होगी, वो 1971 के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। तो ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ईच स्टेट शैल बी re-delimited into the territorial parliament and the assembly constituency on the basis of 2001 census, and the extent of such a constituency is delimited now फ्रोजन टिल 2026। तो भाई ये चीज़ें हैं कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी जो ओवरऑल सीटें हैं वो 1971 के अकॉर्डिंग ही होगी, बट और टोटल सीटें उतनी ही रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट एससी एसटी के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है, एससी एसटी को रिजर्वेशन लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो 2001 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हमको पता
होनी चाहिए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविज़न, और 84th एंड 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या क्या इसमें चेंज किए गए थे, ये थोड़ी बहुत हाईलाइट हमको एटलीस्ट पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। लेटेस्ट जो हमारा डीलिमिटेशन कमीशन देखने को मिला, दैट वाज 4th डीलिमिटेशन कमीशन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, तो देखिए सबसे पहले बात करें हम 4th डीलिमिटेशन कमीशन की, तो ये एक्ट कौन सा एक्ट था, तो हमने देखा डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, जो लेटेस्ट वाला हमको अमेंडमेंट देखने को मिलता है, इसके अंदर डीलिमिटेशन एस्टेब्लिशमेंट करता हुआ देखने को मिल जाता है। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन था, इसको टास्क दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीलिमिटेशन एक्ट के द्वारा, जो 2002 का था, कि वो क्या करेगा, पार्लियामेंट की और जितने भी असेंबलीज़ हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को सारे स्टेट के अंदर क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डीलिमिटेशन नहीं करना है। और ये 4th डीलिमिटेशन कमीशन है जो 2002 के अंदर सेटअप किया गया था। ये क्या थी, 3 मेंबर्स की बॉडी देखने को मिलती है, याद रखना। जम्मू कश्मीर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, यहाँ पे डीलिमिटेशन नहीं करना है क्योंकि ये पहले स्टेट था, फिर 2019 के अंदर इसके अंदर स्टेटस भी चेंज किया गया। 3 लोग थे इसमें, इसके अंदर एक तो चेयरपर्सन थे। चेयरपर्सन कौन होते हैं, या तो रिटायर्ड हो या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी देखने को मिलते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर। चेयरमैन तो हैं वो तो जजेस रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या फिर रिटायर्ड मेंबर के तौर पे या एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे हमको चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किए गए इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे काम करेंगे। इसके अलावा स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी क्या हैं, कंसर्न स्टेट और स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ के, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो ये 3 मेंबर बॉडी हमको देखने को मिली थी 2002 का जो 4th डीलिमिटेशन कमीशन था उसके अंदर। ऑलराइट, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी एसोसिएट मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं ईच स्टेट से, ठीक है। जैसे कि कुछ हमको 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं लोकसभा के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं के। स्टेट के अंदर भी अनदर स्टेट्स के अंदर भी हमको लेजिस्लेटिव असेंबली से 5 मेंबर जैसे देखने को मिल जाते हैं। ऐसी असेंबली जिनमें 5 मेंबर से भी कम है तो उनके अंदर ओवरऑल मेंबर एज एसोसिएट मेंबर के तौर पे काम करते हैं। ये एसोसिएटेड मेंबर जो हैं उनको नॉमिनेट कौन करते हैं, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो ये एसोसिएट मेंबर को भी क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। इन द डीलिमिटेशन कमीशन जो 2002 का था उसमें नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है। और इसके अंदर जो चेयरपर्सन थे, ये जो 4th डीलिमिटेशन कमीशन था 2002 का, इसके अंदर चेयरपर्सन हमको जस्टिस कुलदीप सिंह देखने को मिले थे, जो कि क्या थे, एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, एंड वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। तो ये कुलदीप सिंह जो है, इनका नाम भी याद रखना है, जो कि 4th डीलिमिटेशन कमीशन था 2002 में सेटअप किया गया था, उसके चेयरमैन के तौर पे इन्होंने काम किया था। थोड़ी सी डिटेल हमें पता होनी चाहिए जो लेटेस्ट डीलिमिटेशन कमीशन स्टेबलाइज किया गया था उसकी, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इनकी रिकमेंडेशन की, कि भाई इनकी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट की गई कब, इनकी रिपोर्ट आई, उससे रिलेटेड अगर कुछ हम बात करें डेटा की, देखिए ये जो 2002 के अंदर डीलिमिटेशन एस्टेब्लाइज किया गया, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2007 के अंदर, ठीक है। प्रेसिडेंट ने क्या किया, उनके नोटिफिकेशन के ऊपर साइन किया ताकि इनको क्या किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके, और ये साइन हुई थी 2008 में, यानी 2002 में सेटअप किया गया कमीशन, 7 में रिपोर्ट दी, 8 के अंदर उसकी रिकमेंडेशन जो है वो पार्लियामेंट और असेंबली लेवल पे क्या इम्प्लीमेंट करने की नोटिफिकेशन जारी कर जाती है उस समय के प्रेसिडेंट के द्वारा। इस रिकमेंडेशन के अंदर क्या था, तो इस रिकमेंडेशन के अंदर 5 स्टेट जो हैं उनके लिए ये कमीशन ने रिकमेंडेशन नहीं दी थी। ये 5 स्टेट कौन से हैं, तो भाई इसके अंदर से हमको 4 स्टेट तो नॉर्थ ईस्ट के देखने को मिलते हैं, जैसे कि आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है। ये 4 तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के थे, और एक था झारखंड। इन स्टेट के लिए रिकमेंडेशन जो है ये 2002 के डीलिमिटेशन कमीशन ने नहीं दी थी, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफर्ड किया था डीलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज इन द 4 नॉर्दर्न स्टेट। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इन नॉर्दर्न स्टेट के अंदर क्या है, बहुत सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड रीजंस हमको देखने को मिल जा रहे थे, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था, ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड जम्मू एंड झारखंड, इन स्टेट के अंदर रिकमेंडेशन 2002 के डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा नहीं दी गई थी। और इन्हीं की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलते हैं 2009 के जो जनरल लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, वो ये 2008 में जो रिपोर्ट आई थी 2002 में सेटअप किए गए डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो दी गई थी, उसी के अकॉर्डिंग 2009 के जनरल इलेक्शन लोकसभा के देखने को मिलते हैं। किसते के लिए, 499 आउट ऑफ 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन ऑल द स्टेट, NCR दिल्ली NCR और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, एक्सेप्ट ये 4 स्टेट आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड एंड झारखंड, ये 5वां भी, ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूली डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी। जम्मू एंड कश्मीर को भी इससे
आउटसाइड रखा गया था। तो याद रखना ये टोटल 5 स्टेट है, उनके लिए रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन कमीशन जो लेटेस्ट वाला था उसने नहीं दी थी। ऑलराइट, तो इतना भी याद रखना है। अब देखिए डिलिमिटेशन कमीशन 2020 ये क्या था। तो फरवरी 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, रिसाइन करती है इट्स अर्लियर 2008 नोटिफिकेशन विच हैड, अब देखिए सिंपल 2002 में डिलिमिटेशन किया गया, 2008 के अंदर उसकी रिकमेंडेशन क्या की गई, सीधी सी बात है लाई गई। उसमें उन्होंने 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको एक्सक्लूड किया और एक झारखंड को भी एक्सक्लूड किया, टोटल 5 स्टेट। अब 2020 के अंदर ये जो नोटिफिकेशन है इसी को गवर्नमेंट रिवाइव करती है और बोलती है भाई ये 4 स्टेट है, इनकी कंडीशन जो यहाँ पे इंसर्जेंसीज देखने को मिलती थी, ठीक है, माओइज्म और नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता था, वो कम होता जा रहा है। तो ये 2020 में जो सेटअप किया गया था डिलिमिटेशन कमीशन, उसको टास्क दिया गया भाई आप एक काम करो, अब इन 4 स्टेट के अंदर जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है, इंसर्जेंसी के इंसिडेंट है वो कम हो चुके हैं, आप एक काम करो इन 4 स्टेट के अंदर भी क्या करो, ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कराओ। प्लस क्या करना है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर भी क्या करना है, आपको रिकमेंडेशन देनी है ताकि क्या किया जा सके, रीऑर्गेनाइज जो किया गया था। देखो 2019 के अंदर क्या किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों के स्टेटहुड को हटा के उन दोनों को यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया था और उसके 1 साल बाद, इसीलिए यहाँ पे भी क्या करना है, सीधी सी बात है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करवानी है। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन आता है 2020 के अंदर और इन 4 स्टेट को प्लस जम्मू एंड कश्मीर को भी क्या किया जाए, प्रॉपर डिलिमिटेशन यहाँ पे एक्सरसाइज की जाए। इस पर्पज़ से क्या किया गया था, ये डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था 2020 के अंदर। कौन कौन था इसके अंदर मेंबर्स, जो 2020 का डिलिमिटेशन कमीशन था जो 2008 का ही एक्सटेंशन था, ठीक है। इसके अंदर मेंबर्स की बात करें हम लोग तो चेयरपर्सन थे इनके जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये कौन थे, रिटायर्ड जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको एज ए चेयरपर्सन के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया गया था। मेंबर्स की बात करें तो उस इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्रा, उनको एज एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे, और स्टेट के इलेक्शन कमीशन थे जिनका जो कि क्या थे अलग अलग स्टेट से थे, उन सभी को क्या किया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया था। 3 मेंबर बॉडी, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा, और स्टेट कमिश्नर जो हैं अलग अलग स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर और यूटीज़ के, उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। और ये जो अपॉइंटमेंट की गई थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की, वो या तो 1 ईयर के लिए थी या फिर जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक के लिए इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप क्या करोगे, चेयर करोगे डिलिमिटेशन कमीशन को, ठीक है। क्या क्या टास्क दिया गया था ये डिलिमिटेशन कमीशन 2020 को, सबसे पहले डिलिमिट करो द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द अबव 4th नॉर्थ ईस्ट रीजन, चारों नॉर्थ ईस्ट रीजन जो क्या किए गए थे, बाहर रखे गए थे 2008 के अंदर रिपोर्ट में, उन सभी को इंक्लूड करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, जिसके थ्रू इन 4 को अलग रखा गया था, इनके अंदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं होती, उनको वापस से क्या करो, डिलिमिटेशन के अंदर कंसिडर करो। प्लस जो जम्मू एंड कश्मीर है यूनियन टेरिटरीज़, उसको भी क्या किया जाए, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वहाँ पे भी कंडक्ट कराया जाए, टू डिलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2009 एंड डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। ये दोनों एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। एक तो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है 2002 का, उसके अकॉर्डिंग, प्लस जम्मू कश्मीर का अपना एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का। भाई 2019 के अंदर क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर जो है उससे स्टेट उसका दर्जा छीन के उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, प्लस लद्दाख को भी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन होना चाहिए, ऐसा बोल रहा था डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2020, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी क्या की गई, टेन्योर को बढ़ाया गया। जैसे कि मार्च 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, रिमूव कर दिया 4 नॉर्थर्न स्टेट को कि भाई कमीशन के परव्यू से कि कमीशन को क्या करना है, इनको वापस से शामिल नहीं करना है। फर्दर 1 ईयर जो है टर्म क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया कमीशन का, जैसे कि मार्च 2021 था तो फिर इसको मार्च 2022 कर दिया गया, ठीक है। और इनेबल किया, कंटिन्यू करना है डिलिमिटेशन वर्क ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर का। अगेन फरवरी 2022 के अंदर कमीशन को वापस से 2 मंथ का एक्सटेंशन देके इसका क्या कर दिया, मई 2022 इसका रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया, ठीक है। और कमीशन ऑल्सो एसोसिएटेड इन इट्स वर्क 5 मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको भी इस कमीशन के वर्क के अंदर शामिल किया गया। जम्मू एंड कश्मीर से जो 5 मेंबर लोकसभा के इलेक्ट हुए तो इनको भी इस कमीशन का पार्ट बनाया गया। एंड दे वर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बट दे हैव द राइट टू स्पीक बट राइट टू नो वोट।
वोट का राइट नहीं था इन 5 मेंबर को जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा से चूज़ होके आए थे। कमीशन कंप्लीट करता है अपना टास्क मई 2022 के अंदर और रिपोर्ट सबमिट करता है, और इस रिपोर्ट का टाइटल होता है, याद रखना, डिलिमिटेशन लैंडस्केप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये टाइटल के नाम पे डिलिमिटेशन कमीशन ने मई 2022 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो नाम याद रखना है, डिलिमिटेशन या डिलिमिटेड लैंडस्केप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, अब ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या किया गया था, रिकमेंडेशन दी थी। इस रिकमेंडेशन के अंदर था क्या, किस तरीके से ये रिकमेंडेशन दी गई और इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी एक्चुअल में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कंडक्ट कराई गई। क्यों? क्योंकि 2019 में रीऑर्गेनाइज़ किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, इसीलिए 2020 के अंदर क्या है, नया कमीशन एस्टेब्लाइज करके उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसके बेस पे क्या है, तो भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी को रीऑर्गेनाइज़ किया गया था वो एक तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009 उसके अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकसभा की सीटें थी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिसाइड किया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किया गया था। फिर जो जम्मू कश्मीर की अपना स्टेट जो था उसकी असेंबली थी, उसके अंदर क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो उनका अपना पर्सनल एक्ट था जो कि था जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1957, इसके अकॉर्डिंग की गई। देखो विद इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली तो है, लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई। पर जम्मू एंड कश्मीर की अपनी असेंबली है, उसके अंदर जो सीटें हैं वो जम्मू कश्मीर का अपना जो पर्सनल एक्ट था पहले, अभी भी है जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957, उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड की गई। ठीक है, इसी एक्ट के चलते पहले भी जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली ने डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई थी, जो कि 1957 में पहली थी, फिर 1966 में, 1975 में, 1995 में। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी डिलिमिटेशन 4 बार ऑलरेडी हो चुका था, ये डेटें हमको याद रखनी है। लास्ट एक्सरसाइज कब हुई थी, 1981 के अंदर हुई थी सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज, और इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन इन द 1996, और इसी के बेस पे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए थे जो 1996 के अंदर हुए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन क्या है, इसके ऑर्डर्स क्या देखने को मिलते हैं, जिसने 2022 के अंदर अपनी रिकमेंडेशन सबमिट की। उसके क्या क्या ऑर्डर्स हैं रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट्स। तो देखिए सबसे पहले तो चीज़ क्या है कि कमीशन ने जम्मू एंड कश्मीर को एज ए सिंगल एंटिटी के तौर पर क्या किया, कंसिडर किया। कंसिक्वेंटली हमको देखने को मिला ऑल 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नाउ हैव इक्वल नंबर्स ऑफ 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। भाई जम्मू एंड कश्मीर है, ये रहा जम्मू, ये रहा कश्मीर, ये ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर है। इसके अंदर 5 सीटें लोकसभा की थी विच इज़ इक्वल टू 18 असेंबली, यानी कि अपनी खुद की विधानसभा की 18 सीटें वो इक्वल थी 5 सीटों के, और ये जो रिप्रेजेंटेशन थी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही थी। इसके अलावा इसी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अनंतनाग एंड राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ठीक है, उनको कार्व आउट किया गया बाय कंबाइनिंग द अनंतनाग एरिया ऑफ द कश्मीर रीजन एंड द राजौरी एंड द पूंछ एरिया ऑफ द जम्मू रीजन। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखिए, कश्मीर के अंदर अनंतनाग था और जम्मू के अंदर राजौरी और पूंछ रीजन था, उन दोनों को मिला के अनंतनाग राजौरी जो है वो एक पूरी पार्लियामेंट्री यानी कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया। तो अनंतनाग और राजौरी दोनों जम्मू और कश्मीर में अलग अलग होते थे, इन दोनों को कंबाइन करके एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 19 असेंबली सीट कॉन्स्टिट्यूट की गई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसमें से 43 जो सीटें हैं, देखिए ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी उनकी सीटें कितनी कर दी गई, 90 कर दी गई। इन 90 के अंदर से जम्मू के अंदर से टोटल 43 सीटें हमको देखने को मिली, जबकि कश्मीर के अंदर से 47 सीटें हमको देखने को मिली। ये सब किसके हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, भाई 2020 के अंदर जो डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था जिसने 2022 में रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली में टोटल 90 सीटें जिसमें से 47 कश्मीर और 43 कहाँ पे देखने को मिली, हमको जम्मू से देखने को मिली। 6 नई सीटें जो हैं पहले के मुकाबले 6 नई सीटें जो हैं वो हमको कहाँ से देखने को मिली, तो वही 6 नई सीटें जम्मू से देखने को मिली, जबकि 1 न्यू सीटें जो है वो कश्मीर से हमको देखने को मिली। टोटल मिला के कितनी 7 सीटें इंक्रीज़ कर दी गई। पहले 83 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई, 90 सीटें हो गई। ठीक है, जिसके अंदर से मेजरली बात करें हम 6 न्यू सीट हैं वो हमको देखने को मिली जम्मू वाले एरिया से, कश्मीर एरिया से हमको 1 न्यू सीट देखने को मिली। पहले 83 थी, अब 90 टोटल सीटें हो चुकी है। ठीक है, रिजर्वेशन भी दिया गया कश्मीर के अंदर, खास करके ST है उनको 9 असेंबली सीटें दी गई। ठीक है, जिसमें से 6 जो हैं, इन 9 में से 6 जो हैं वो जम्मू वाले रीजन से और कश्मीर वाले रीजन से
3 सीटें रिजर्व कर दी गई, किसके लिए, एसटीज़ के लिए। वैसे ही एससी के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया 7 सीटों का, तो ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है, ठीक है। तो एससी के लिए 7 सीटें, एसटी के लिए 9 सीटें, 9 सीटों में से एसटी में से जम्मू के अंदर 6 और 3 सीटें बची वो कश्मीर के अंदर दे दी गई, ठीक है। साथ ही साथ बोलते हैं कमीशन हैड ऑल्सो चेंज द नेम्स ऑफ द सम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जम्मू कश्मीर में नाम भी चेंज किया गया, ठीक है। जैसे कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रख दिया गया, तो थोड़े बहुत नाम भी चेंजेस किए गए। ये चीज़ें एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए। और ये 83 से 90 करी गई, जम्मू के अंदर कितनी बढ़ाई गई 6 और कश्मीर के अंदर 1, ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सब अवार्ड किसके अकॉर्डिंग थे, ये सारे अवार्ड जो थे वो हमारा डीलिमिटेशन कमीशन था 2020 का, जो कि एक्सटेंशन था 2002 के कमीशन का, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी। कब दी थी, तो 2022 के मई के अंदर दी थी। उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हो रही है, इतना हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए रिकमेंडेशन तो दी ये डीलिमिटेशन कमीशन ने, साथ ही साथ इसने और भी चीज़ें दी, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर से बहुत सारे ऐसे कश्मीरी माइग्रेंट्स थे, प्लस कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई जम्मू एंड कश्मीर है POJ के, वहाँ से भी माइग्रेंट होके एट्रोसिटी फेस करके हमारे वाले जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आए थे। तो उन्होंने भी डिमांड की कि भाई हमारे लिए भी अलग से क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी देनी चाहिए, कुछ सीटें हमारे लिए भी रिजर्व होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे ये जो डीलिमिटेशन कमीशन था उसने गवर्नमेंट को और भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। वो रिकमेंडेशन किसके फॉर्म में, जैसे कि हम बात करें कश्मीरी माइग्रेंट, तो उनके लिए डीलिमिटेशन कमीशन ने गवर्नमेंट्स को बोला कि भाई एटलीस्ट 2 मेंबर जो हैं, जिसमें से एटलीस्ट एक जो है वो फीमेल होनी चाहिए। तो ये 2 मेंबर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, कम्युनिटी में से होनी चाहिए कश्मीर माइग्रेंट्स की इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, एंड सच मेंबर में बी गिवन द पावर एट द पार विद द पावर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर एट द असेंबली ऑफ UT ऑफ पुडुचेरी। तो नॉमिनेटेड मेंबर की पूरी पावर होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर जो हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनके आने चाहिए किसके अंदर, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। वैसे ही जो POJ से लोग आए थे, डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसिडर गिविंग द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द POJ सम रिप्रेजेंटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। दिस में डन बाय द वे ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्प्लेड पर्सन फ्रॉम द POJ तो भाई असेंबली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, POJ से जो डिस्प्लेस पर्सन है उनको कुछ सीटें दे सकती है अपने अकॉर्डिंग। ये भी रिकमेंडेशन हमको देखने को मिलता है 2022 के अंदर दी गई डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, जो 2020 में सेटअप किया गया था, जो कि एक्सटेंशन था 2020 का, इसका 2002 का। इसका मतलब भाई टोटल तो 4 डीलिमिटेशन कमीशन ही आए, ये जो 5वां था ना ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था, ठीक है, जिसने जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली ये सेटअप किया गया था। और ये सारी रिकमेंडेशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए इसने दी, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी और POJ से जो डिस्प्लेड पर्सन थे उनके लिए भी दी, ठीक है। तो ये हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल लेक्चर रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें बात की। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने रैशनल समझा डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, किस तरीके से ये लोकसभा लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। याद रखना पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑलराइट। उसके बाद हमने समझा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन है, कितने डीलिमिटेशन कमीशन, टोटल 4 नंबर ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक क्या किए गए, सेटअप किए गए। लेटेस्ट वाला 2002 का था। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स खास करके 82 आर्टिकल्स याद रखना है, फिर 81, 170, 33, 330 एंड 332 आर्टिकल्स देखने को मिला हमको। 4th डीलिमिटेशन कमीशन कब सेटअप किया गया, किसकी चेयरमैनशिप में, किस तरीके से उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कौन कौन मेंबर्स रहे हैं, उनकी क्या रिकमेंडेशन थी। लेटेस्ट जो 2020 के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन जो 2002 का था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन था, उसने जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग क्या क्या रिकमेंडेशन दी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सीट के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ ये चैप्टर और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और मैं वापस से आपको बता दूं कि इससे पहले के चैप्टर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसी चैनल पर। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको ये वीडियोज़ लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे भी आप रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, आने वाले दिनों में हम ये चैप्टर्स बाय चैप्टर क्या करेंगे, कवर करके पूरी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।